हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लैटिट्यूड्स को, यानी कि अक्षांश रेखाओं को आज हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। यहां से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कौन सा पॉइंट एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ऐसा ना हो कि वो आपसे छूट जाए। स्टार्ट करते हैं। लैटिट्यूड्स यानी कि लेटी हुई रेखाएं, इस तरीके की लाइनें आपको क्या देखने को मिलती है अर्थ सरफेस पे, जो कि मेजरमेंट के लिए बनाई गई, क्लाइमेट्स के लिए बनाई गई। ये सभी पॉइंट्स हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो लेटी हुई रेखाएं ये क्या कहलाती हैं? आपकी लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। सिर्फ समझने के लिए है बातें ये। और ये सभी रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड्स जो होगी ये पैरेलल होगी। कैसी होगी? एक दूसरे के पैरेलल होगी, यानी कि समांतर होगी, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती ये लैटिट्यूड रेखाएं। और इनकी डिस्टेंस हमेशा बराबर होंगी। एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती हैं। हम इन सभी पॉइंट्स को समझेंगे कि लैटिट्यूड्स, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये कितने देशों से पास करती है, कौन सी नदियां इनको दो दो बार काटती हैं, ये सभी पॉइंट्स हम समझने वाले हैं। एक एक करके हम समझते हैं। यदि गाइस मैं आपसे पूछूं कि आप किस हेमिस्फीयर में रहते हैं तो आपका रिप्लाई होगा कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, यानी कि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। अब ये बात आपको कैसे पता चली कि आप उत्तरी गोलार्ध में हैं? तो उसके लिए हमने क्या एक ड्रॉ किया है, 0 डिग्री पर एक लाइन हमने ड्रॉ की। इमेजिनरी लाइंस होती हैं सारी 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री को क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। इक्वेटर, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। विषुवत रेखा, इक्वेटर, 0 डिग्री क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। अब 0 डिग्री से ऊपर जितने भी कंट्री हैं, जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला, ये सभी क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है ये पोर्शन, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लिख देता हूं मैं इसको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? गोला। 9th और 10th हमने बहुत पढ़ा होगा, गोला, गोलार्ध। और ये नीचे वाला क्या कहलाएगा आपका? साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। क्या होगा ये? नीचे वाला दक्षिणी, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध। तो ये सभी पॉइंट क्या करना है? याद रखना है। उत्तरी दक्षिण समझ में आ गया। अब अर्थ जो है हमारी पृथ्वी, वो टिल्ट है, झुकी हुई है। कितने? 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री, यहां से हमने एक और लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस 23.5 डिग्री को क्या कहा जाता है? इसको कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा। अब 23.5 डिग्री उत्तर में, तो 23.5 डिग्री दक्षिण में भी हमने खींचनी होगी एक लाइन। अब इस 23.5 डिग्री दक्षिण को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा। अब 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की लाइन को क्या कहते हैं भाई? इसको बोला जाता है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री दक्षिण को क्या बोला जाता है? अंटार्कटिक सर्कल। हिंदी में भी अंटार्कटिक लिखेंगे और सर्कल की जगह पे आप क्या लिख लेंगे? वृत्त लिख लेंगे। अब यहां पर क्या होता है? पोल। और यहां भी क्या है? पोल, यानी कि नॉर्थ पोल
और ये है आपका साउथ पोल। साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। एक क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा कहां होगी, तो आपकी पोल्स पे होगी, ध्रुव पे होगी, क्योंकि यहां पर जी ग्रेविटी सबसे ज्यादा देखी जाती है, यहां पर पोल्स पे और यहां भी पोल्स पे। यह अब हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है आपका 23.5 डिग्री, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है भाई, ये 66.5 वाला आर्कटिक सर्कल, ये 66.5, ये भी 66.5, और ये क्या है आपका 90, ये भी क्या है आपका 90। अब यहां पर समझिए, अब टोटल ये लाइंस, जैसे ये 23.5 है, अब यहां पर क्या होगा 22.5, 1, 2, इस तरीके से लाइन खींची जाती है। अब यदि मैं बात कर रहा था इंडिया की, तो इंडिया कहां सिचुएटेड है, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और इंडिया की जो लोकेशन है वो कितनी है, तो लोकेशन की यदि हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, ये लोकेशन। बट आपको देखने को मिलेगा 6 डिग्री 4 मिनट टू लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। अब ये 6 डिग्री अब अंडमान निकोबार तक चले जाएंगे, ये जब हम पहुंचेंगे तो तमिलनाडु के निचले बिंदु तक ही है, बट ये पॉइंट आपका अंडमान निकोबार का निचला बिंदु, यानी कि सबसे साउदर्न पॉइंट है इंडिया का, इंदिरा पॉइंट, वहां तक का है ये। क्लियर है? तो ये क्या बता रहा है आपको, नॉर्थ बता रहा है। अब सिमिलरली अगर एक यहां से लाइन ड्रॉ हो जाती है, जिसे हम देशांतर रेखा, मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं, तो यहां से हम देखेंगे तो इधर का जो एरिया होगा, अब इस 0 डिग्री, इधर चलिए 0 0 होगा इधर, तो ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये क्या कहलाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। इधर का पूरा पोर्शन नॉर्थ ईस्ट है। अब इधर क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, यहां क्या हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये पोर्शन तो क्या होगा बनेगा ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। अब 6 डिग्री 4 टू 37 डिग्री 6 मिनट हो गया। ऐसे ही क्या हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है ये ईस्ट है इंडिया की लोकेशन, और ये क्या है आपका नॉर्थ। तो भारत कहां पड़ता है, उत्तर पूर्व में पड़ता है, यानी कि ये जो पोर्शन है यहां पर इधर देखने को हमें भारत मिलेगा, और ये गुजरात का एरिया इधर। अब कर्क रेखा भारत से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत के ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो याद रखना है, मित्र पर गमछा झाड़। अब म से क्या बनेगा मिजोरम, म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, प से बना पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, ग से क्या बना गुजरात, म से एमपी मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झ से बना झारखंड। तो ये 8 राज्य भी हमें याद रखने हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है भारत में। अब थोड़ा सा हम और एक्सप्लोर करते हैं इसको। तो टोटल जो है लैटिट्यूड्स कितने हैं, तो यदि हम बात करें लैटिट्यूड्स की, तो टोटल लैटिट्यूड्स की संख्या भाई 181 है। कितनी है 181, यानी कि कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस निकाला जाता है। अब देखिए एंगुलर डिस्टेंस कैसे, अब यहां पर 0 डिग्री है, अब यहां से क्या इस तरीके से होगा, ये क्या है ये एंगल बना रहा है, ऐसे ही इस तरीके से होगा, ऐसे चलता जाएगा, और ये क्या है आपका 90 डिग्री। तो सिमिलरली तो क्या ये एंगुलर डिस्टेंस टोटल जो है, जो आपको याद रखना है, टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं भाई, तो 181 लैटिट्यूड्स है। अब 181 कैसे बने, तो 90 जीरो से देखें यहां 90 तक हम पहुंचे 90 डिग्री, अब 90 ऊपर 90 नीचे,
कितने बने 180, और एक जो आपका इक्वेटर है तो इसमें एक ऐड कर दोगे, टोटल हो जाएगा 181 आपकी लाइंस हो जाएंगी, कौन सी, लैटिट्यूड्स की। अब कई जगह आपको 179 भी देखने को मिल सकती है। अब ये 179 देखने को कब मिलेगी, जब आपको ये बिंदु जो 90 डिग्री है तो एक बिंदु हो गया, पॉइंट हो गया, तो ये क्या होगा 181 में से 2 घटा देंगे। अब 2 क्यों घटाया, उत्तरी का भी एक पॉइंट और दक्षिणी का एक पॉइंट, तो ये कितने बच जाएगा आपका 179 हो जाएगा आपका टोटल लैटिट्यूड्स। अब इनके बीच में, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, तो वो होता है 111 किलोमीटर। अब 111 किलोमीटर यानी कि 69 माइल्स। अब एक माइल्स की वैल्यू कितनी होती है 1.609 किलोमीटर होती है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 69 से तो इतनी ही डिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगी। ये भी पॉइंट याद रखना है, पूछा जाता है 111 किलोमीटर। क्लियर है यहां तक। एक दूसरे लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। अब इसी तरीके से हम देशांतर को भी पढ़ेंगे, तो पहले हम लैटिट्यूड्स खत्म करते हैं। तो यहां तक आपने समझा होगा। अब कर्क रेखा से की मैंने बात की, तो कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये कहां पर है, इंडिया में। कहां, ये इंडिया में ये 2 बार काटती है माही नदी। क्लियर है। वहीं यदि हम बात करें इक्वेटर की, भूमध्य रेखा की, तो इसको 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो कांगो रिवर। कौन सी, कांगो नदी इसको 2 बार काटती है, किसको, इक्वेटर को। और मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, तो ये काटती है लिम्पोपो। कौन सी, लिम्पोपो रिवर इसको काटती है, और ये कहां की है, अफ्रीका की है। क्लियर है ये पॉइंट्स। तो ये सभी नोट करते चलना है साथ के साथ, ये नहीं कि हम छोड़ते चले, नोट करते चलिए। थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे यहां पर जोन कैसे बनते हैं। अब टोटल जोन को समझिए कि जोन किस तरीके के बने होते हैं, यहां पर जोन कैसे बने हैं उसको देखिए। अब यहां पर मैंने ये बताया आपको कि ये हिस्सा क्या है आपका, ये जो पार्ट है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब कैंसर और कैप्रिकॉर्न यानी कि ट्रॉपिक है, दोनों के साथ लगा हुआ है, तो ये जोन इधर जो आपको नजर आ रहा होगा और ये जोन आपको नजर आ रहा है, इसको दोनों को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल जोन इसको बोला जाएगा। अब इस ट्रॉपिकल जोन को हिंदी में क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा भाई। ये यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। क्लियर है, क्योंकि सन से जो लाइट आती है वो लंबवत पड़ती है, यहां पर सीधी पड़ती है। अब ये जो जोन होगा 23.5 से ऊपर, जो आपको इस तरीके से नजर आ रहा है, ऐसे बनाता हूं मैं इसको ताकि क्लियरिटी हो जाए। अब इस जोन को क्या बोला जाता है, ये ट्रॉपिकल जोन हो गया। ये होता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन यानी कि ये ओशन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। क्या हो गया, इसको बोलेंगे शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया ये। अब सिमिलरली यहां भी ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ये भी क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि टेम्परेट जोन में आएगा, टेम्परेट जोन में। और यहां जो पोर्शन बचता है आपको दिख रहा है 66.5 से 90 डिग्री साउथ में, और ऊपर भी यहां पर हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंचती, तो ये क्या कहलाएंगे आपके, फ्रीजिड जोन। क्या कहेंगे इसको, फ्रीजिड जोन। ये होगा आपका फ्रीजिड जोन यानी कि शीत कटिबंधीय क्षेत्र। क्या हो गया ये, शीत कटिबंधीय क्षेत्र हो गया।
फ्रेजिड जोन। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहीं से क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जब वन की हम बात करेंगे, सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वहां पर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और जब हम पवन की बात करेंगे, विंड्स बढ़ेंगे, तो वहां भी ये पोर्शन दोबारा आएगा। क्लियर है आपको यहां तक? अब 66.5 आपने कुछ आपने समझ लिया। अब होता क्या है कि जो सन की लाइट होती है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है इन पे। अब अर्थ टिल्ट है यानी कि झुकी हुई है, जिसके कारण क्या बनता है, यहां पर ऋतुएं बनती है, यानी कि ऋतुएं चेंज होती है। और अगर पृथ्वी सपोज करो अपने एक्सिस पर अगर ना घूमती तो क्या होता, दिन और रात नहीं बनते, एक साइड हमेशा रात रहती, दूसरी साइड दिन रहता, ऐसा ही होता। तो यहां पर इस चीज का फर्क पड़ता है, अगर अपने एक्सिस पर टिल्टिंग है तो वहां पर ऋतुएं चेंज होती हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आपसे जो पूछा जाना है वो कैसे क्वेश्चन आता है वो देखिए। यदि मैं बात करूं मंथ की, तो मंथ की संख्या कितनी है, तो टोटल मंथ की संख्या है भाई 12। अब यहां पर समझिए एक छोटा सा डायग्राम है, ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर यहां लाइंस आ रही है, ये लिया हमने, 3-3 मंथ का गैप होता है। अब यहां भी इक्वेटर्स, तो 2 बार ऐसा होता है, 2 दिवस ऐसे होंगे जहां पर क्या कहा जाता है, इक्विनॉक्स। ये पोर्शन क्या कहलाता है, इक्विनॉक्स का पोर्शन होता है। ये जो पोर्शन यहां नजर आ रहा है, इसको रेक्टेंगल बनाते हैं हम, ये कहलाएगा आपका समर सोलिस्टिस, ये कहलाएगा आपका विंटर सोलिस्टिस। और ये 2 पोर्शन इक्विनॉक्स कहलाते हैं, यानी कि 3 मंथ यहां, 3 मंथ यहां, 3 मंथ यहां, 3 मंथ यहां, टोटल हो गया पे कितने, 12 महीने हो जाते हैं। कितने हो गए, 12 महीने हो गए। अब यहां से देखिए, जो ये पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा, यहां से यहां तक हम चले, तो अब हमें क्या पढ़ना है, यहां पर समर सोलिस्टिस, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसको अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस क्या है और इक्विनॉक्स क्या है, क्लियर है? समर सोलिस्टिस देखिए, समर सोलिस्टिस में क्या है कि यह उत्तरी गोलार्ध में होगा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। कब, 21 जून को भाई सबसे बड़ा दिन होगा। कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में। अब इस दिन सबसे बड़ा दिन तो हुआ, अब जब सबसे बड़ा दिन होगा तो वहीं दक्षिणी गोलार्ध यदि हम बात करें तो यहां पर क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। अब होता है विंटर सोलिस्टिस। विंटर सोलिस्टिस में क्या होगा कि 22 दिसंबर, ये टोटल 3 महीने 6 महीने हो गए। अब 22 दिसंबर को यहां पर सबसे बड़ा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन कब होगा भाई, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। अब 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। क्लियर है? अब आता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स यानी कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होंगे। 2 पोर्शन ऐसे मैंने बताया, जब यहां पर दिन और रात बराबर होते हैं तो कब होगा, 21 मार्च और आपका हो गया 23 सितंबर। 23 सितंबर इनको क्या होता है, यहां पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब मार्च के महीने में कौन सी मौसम आता है, तो यहां पर वसंत मौसम आता है। और सितंबर के महीने में हमें कौन सा मौसम देखने को मिलता है, पतझड़ वाला मौसम देखने को मिलता है, शरद वाला। यहां पर अब इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमल। जो सितंबर है ये ऑटोनोमल कहलाएगा आपका इक्विनॉक्स, और जो मार्च वाला है ये वर्नल इक्विनॉक्स कहलाता है। क्लियर है? तो ये हो गया ऑटोनोमल इक्विनॉक्स और ये हो गया आपका वर्नल इक्विनॉक्स। क्लियर है? तो यहां पर आपको यह पॉइंट याद रखना है और आपने समझना है इसको। तो इक्विनॉक्स कब, 21 मार्च और आपका 23 सितंबर, और विंटर सोलिस्टिस कब, 22 दिसंबर, समर सोलिस्टिस 21 जून।
सो गाइस इतना ही पॉइंट था आपका लैटिट्यूड्स में। लैटिट्यूड्स मैंने आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया और होप सो आपको क्लियर समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वह लॉन्गिट्यूड्स की होगी, यानी कि देशांतर रेखाओं की क्लास होगी। सो गाइस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू वेरी मच।